नहीं जीत पाएगा इंडिया से पाकिस्तान कभी भी। जीतने के बाद में जो मज़ा आया है उसको बयान नहीं कर सकते सर। हमारी शौक का झंडा गिरा दिया। ये दिल मांगे मोर 3-0। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हुए रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का और शुरुआत हम करने जा रहे हैं बड़ी खुशखबरी के साथ, जिसको लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। जी खुशखबरी सुनिए, टीम इंडिया ने एक बार फिर रणभूमि में पाकिस्तान को पीट डाला। धुलाई हुई है पाकिस्तान की जबरदस्त। कल दुबई के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 9वीं बार एशिया कप में अपनी धाक जमाई है। एशिया का किंग एक बार फिर भारत बना है। तो एक ही टूर्नामेंट था ये एशिया कप का टूर्नामेंट, और इस एक टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 3 बार धूल चटाने के बाद देश भर में जो जश्न की तस्वीरें कल सामने आई वो आपके सामने। दिल्ली से लेकर मुंबई, नागपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, भोपाल, पटना, देखिए जरा भारत के शहरों में कल किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही थी। हर तरफ फैन सड़कों पर उमड़े हुए थे, जश्न में डूबे हुए थे। लोग कहीं पटाखे चला रहे थे, कहीं आतिशबाजी का नजारा था। पाकिस्तान पर भारत की जीत की हर तरफ खुशियां थी, मिठाइयां बांटी जा रही थी, ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग झूम रहे थे, थिरक रहे थे। लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एशिया का किंग भारत बना, एशिया कप का फाइनल हमने जीता, और पटखनी किसे दी? पाकिस्तान को। सामने कौन टीम थी जिसे भारत ने परास्त किया? पाकिस्तान। और जश्न टीम इंडिया ने जमकर मनाया। दुबई के मैदान पर टीम इंडिया भी, फैंस जो सड़कों पर जश्न मना रहे थे, टीम इंडिया का जश्न देखिए आप स्टेडियम में। बिना ट्रॉफी के एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया के जश्न की ये तस्वीरें हैं। दरअसल पाकिस्तान के मोहसिन नकवी और उनसे भारतीय टीम ने ट्रॉफी न लेने का फैसला लिया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद साफ कर दिया, मोहसिन नकवी के हाथ से वो ट्रॉफी नहीं लेंगे। मैच के बाद करीब 2 घंटे तक मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर स्टेज पर थे, लेकिन भारतीय प्लेयर्स तो अपने रुख पर कायम रहे। मोहसिन नकवी, एक पाकिस्तानी के हाथ हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। और इसके बाद टीम इंडिया बिना ट्रॉफी लिए वापस स्टेडियम से चली आई। तो एसीसी प्रमुख जो पीसीबी के भी चेयरमैन है मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले देश का प्रतिनिधित्व करता हो। You see, India is having a war with a country, and that country is one of the main leader. Is supposed to hand over the trophy to us. It is not possible for us. It is not ethically as well as morally possible for us. We cannot accept a trophy from a person who represents a country. That country is waging a war against our country. So we have refused to take that trophy. तो भारत की तरफ से तो अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया गया। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रचने से बाज नहीं आता है, और ऐसे में भारत ऐसे आतंकी देश से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन मैच खत्म होने के करीब 1 घंटे के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी का इंतजार होता रहा। प्रेजेंटेशन सेरेमनी नहीं हुई। बीसीसीआई की तरफ से साफ किया गया, भारतीय टीम मोहसिन नकवी के हाथ से तो ट्रॉफी नहीं लेगी। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से अवार्ड लेने से हमने मना किया। भारतीय टीम नकवी के अलावा किसी भी और से ट्रॉफी लेने के लिए तैयार थी। नकवी मन से हटने को लेकिन तैयार नहीं हुए। भारतीय टीम ने ट्रॉफी नहीं ली। अब एसीसी स्टाफ ट्रॉफी और मेडल्स भी अपने साथ ले गया है। जो जानकारी मिल रही है, अब पाकिस्तान ट्रॉफी चोर निकला। जी, ट्रॉफी जो है वो विनिंग टीम भारत को सौंपने की बजाय वो अपने साथ पाकिस्तान ले गए। ट्रॉफी भी पाकिस्तान ले गए
और हमारे खिलाड़ियों के मेडल्स भी पाकिस्तान ले गए। सोचिए जरा ये। और एशिया कप के फाइनल में भारत की जीत के बाद दुबई में भारतीयों द्वारा जश्न की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दुबई के मनकोल इलाके की तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाने जा रही हूं कैसे दुबई में जश्न मनाया गया, वो तस्वीरें। ये क्यों कहा जा रहा है ये समझना आपके लिए जरूरी है। देखिए मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने एक तो पाकिस्तान के हाथों मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं ली। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से हमने अवार्ड नहीं लिया। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी तो है ना। बिना ट्रॉफी के भारतीय खिलाड़ियों ने अपना जश्न मनाया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हमने हाथ नहीं मिलाया था। प्रशंसकों ने भारत माता की जय के जमकर नारे लगाए। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जब टीम को बधाई दी गई तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही भारत की जीत। और इसीलिए तो ये ऑपरेशन सिंदूर है जो जारी है। और करारी शिकस्त मिली है पाकिस्तान को। इस हार के बाद पाकिस्तान के दर्शकों की प्रतिक्रिया, वो भी तो देखना जरा दिलचस्प होगा। दिखाते हैं आपको। खैर हम लोग ने गवाया तो नहीं है, बहुत हार्ड लक थी हमारी। पूरा मैच आपने देखा होगा फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड वन साइडेड रहा है। लेकिन हमारे हारिस रऊफ माशाल्लाह उन्होंने बहुत बुरी बॉलिंग की है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि प्रोफेशनल बॉलर हैं वो, या उनके पास कोई प्रैक्टिस है या उनके पास कोई वेरिएशन है। बिल्कुल भी सीधे सीधे बॉल्स कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल्स दे रहे हैं। आपने हमें चढ़ाया भी था, हमने देखा भी था, और आज हम फिर आए हैं और फिर हार गए और फिर हार गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमने आज क्रिकेट एंजॉय की है, हमने एड्रेनलिन रश एंजॉय की है, हमने फाइट एंजॉय की है। हारिस रऊफ अगर थोड़ा अच्छा खेल जाता, छक्के ना खाता तो हम जीत जाते हैं। या हमारे बैट्समैन, 9 बैट्समैन 10 ओवर में 40 रन पर पाकिस्तान ने जीता ही नहीं, फिर से नहीं जीता। पर एड्रेनलिन रश बहुत अच्छा है सच्ची में, बट एड्रेनलिन रश बहुत अच्छा है। एंड में चक्के बहुत खाए। नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे विद होप। नेक्स्ट टाइम अगले साल मौका। ये मायूसी पाकिस्तान के फैंस की आप देख रहे थे। वैसे इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम T20 टीम के कप्तान जो है हमारे सूर्य कुमार यादव, उनका बड़ा ऐलान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि एशिया कप टूर्नामेंट के सभी मैचेस की अपनी फीस को भारतीय सेना को वो देना चाहते हैं। ये बड़ी खबर है। आपको ध्यान होगा जब इस एशिया कप में पहली भिड़ंत भारत और पाकिस्तान की हुई थी, जहां हमने पाकिस्तान को रौंदा था, वो जीत थी हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव ने समर्पित की थी पहलगाम के शहीदों को, सेना के शौर्य को। और अब ये बड़ी खबर है, इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी फीस जो मिली है सूर्य कुमार यादव को, वो भारतीय सेना को देना चाहते हैं। और वहीं ऐलान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं उन्होंने भी किया है। सलमान आगा, पाकिस्तानी टीम मैच से मिला पैसा उन आतंकवादियों के घर वालों को देने की बात कर रही है जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। आपको याद है ना, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी ढांचों को जो भारत ने नेस्तनाबूद किया था, और उसमें जो आतंकी और उनके परिवार वालों को मौत के घाट हमने उतारा था, अब उन्हीं के लिए सहानुभूति ये सलमान अली आगा दिखा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि यूसुफ अजहर मसूद अजहर का बहनोई है। ये कौन कौन से लोग हैं जिनको ये पैसा पाकिस्तान की टीम देने की तैयारी में है? ये पाकिस्तान टीम का पैसा कहां जाएगा, कैसे आतंकवादियों को पालने पोसने का काम करेगा? जमील अहमद मसूद अजहर का बहनोई, हमजा जमील मसूद के बहनोई का बेटा, हुजैफा अजहर मसूद के भाई का बेटा। मतलब ये वो आतंकवादी हैं जो मारे गए थे, क्योंकि जो आतंकी पनाहगाह थी वहीं ये पनप रहे थे, और यहीं पर आतंकवाद के इन्हीं ठिकानों पर भारतीय सेना की तरफ से सटीक निशाना लगाया गया था। हसन जैश का कमांडर, वकास मरकज बिलाल का प्रमुख, मुदस्सिर मरकज तैयबा में ट्रेनर। तो ये पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने खुद अपनी भद पिटवाता हुआ। पाकिस्तान को हमने मात दी और इसके बाद हिंदुस्तान में जश्न का माहौल। ये तस्वीरें फिर से दिखा रहे हैं हम आपको। ये तस्वीरें दुबई, नोएडा, जम्मू, छत्तीसगढ़, सुकमा, अयोध्या, हैदराबाद की ये तस्वीरें फिर से आपके सामने।
टीम इंडिया की जीत से पाकिस्तान के फैंस बेहद दुखी हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो जैसे मातम सा पसरा हुआ हो, खिसियाहट नजर आ रही है और खिसियाहट मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पत्रकारों में भी देखने को मिली है। जब भारतीय टीम ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी का मंच सजकर तैयार था, उस पर मोहसिन नकवी पहले ही चढ़कर बैठ गए। बस फिर क्या था, टीम इंडिया प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए पहुंची ही नहीं, जिसके चलते करीब 1.5 घंटे तक प्रेजेंटेशन सेरेमनी अटकी रही। एक तरफ नकवी ट्रॉफी के साथ स्टेज पर खड़े रहे, दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ी अड़े रहे कि वो नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। भारतीय खिलाड़ियों ने अपना रुख साफ रखा कि जब तक नकवी स्टेज से नहीं उतरेंगे तब तक वो स्टेज पर नहीं जाएंगे। आखिरकार ये फैसला हुआ कि भारतीय टीम अवार्ड नहीं लेगी। इसके बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी खत्म हो गई और नकवी समेत सभी अधिकारी स्टेज से चले गए, पूरी टीम इंडिया उस स्टेज पर पहुंची और बिना ट्रॉफी के ही जीत का जश्न मनाने लगे। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी देने की नकल करते हुए खूब मजे लिए और फोटो भी खिंचवाई। बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि जब भारतीय टीम ने पोडियम से ट्रॉफी नहीं ली, तब एसीसी चेयरमैन के तौर पर मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी और मेडल अपने साथ ले गए। You see, India is having a war with a country, and that country is one of the main leader. Is supposed to hand over the trophy to us. It is not possible for us. It is not ethically as well as morally possible for us. We cannot accept a trophy from a person who represents a country that country is waging a war against our country. So we have refused to take that trophy. भारतीय टीम का ये सेलिब्रेशन पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती थी, जो उसे हार से भी ज्यादा दर्द देगी। तो विदेश में भारत जीता और घर में सियासत, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि किस तरीके से टीम इंडिया की जीत के बाद अब सियासी बोली देश में सुनाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री। उन्होंने पोस्ट किया, सिर्फ भारत पाकिस्तान मैच से कुल कमाई हुई है 490 से 630 करोड़। आगे वो लिखते हैं, पहलगाम हमले के परिवारों में वो पैसा बांटा जाएगा तो हर परिवार को 19 से 25 करोड़ तक मिल जाएगा। क्या भाजपा सरकार ये पैसा देगी? सीरीज की शुरुआत में पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ तो मिलाया था, मगर भारत में मैच का विरोध जब हुआ तो खिलाड़ियों को नई स्क्रिप्ट दे दी गई ताकि देश में प्रोपेगेंडा चला सके। अब ये आम आदमी पार्टी ने जो निशाना साधा, इस पर जवाब तो बीजेपी की तरफ से भी आना था और वो आया। बीजेपी के नेता हैं अमित मालविया, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर ही पोस्ट किया और जवाब दिया। उन्होंने लिखा, एक बार फिर पाकिस्तान, राहुल गांधी, कांग्रेस एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। लगता है भारत की जीत ने राहुल गांधी और कांग्रेस को बेसुध कर दिया है। वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को बधाई देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं आया जिसमें हमारी टीम को एशिया कप में जीत की बधाई दी हो कांग्रेस ने। एक बार फिर पाकिस्तान, राहुल गांधी और कांग्रेस एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। और अब एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत, टीम इंडिया को लेकर उन्होंने बयान दिया है। कह रहे हैं अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे हैं, ये संजय राउत कह रहे हैं। सीरीज की शुरुआत में 15 दिन पहले तो हाथ मिला रहे थे मोहसिन नकवी से। पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से इन्हीं भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया था। इतनी राष्ट्रभक्ति आपके खून में अगर थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान पर उतरना ही नहीं था ना। ऊपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा, ये संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है। संजय राउत कह रहे हैं कि खिलाड़ी नौटंकी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो बयान विपक्ष के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, उसमें आपको समझना ही होगा कि भले ही सामने वार टीम इंडिया पर किया जा रहा हो, लेकिन निशाने पर विपक्ष के एक बार फिर मोदी सरकार ही है। तो जीत तो हो गई है भारत की, लेकिन भारत की जीत के बाद ये वार पलटवार का सिलसिला जो शुरू हुआ है, अब इसके बारे में और विस्तार से जानिए। अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और प्रदीप भंडारी सोशल मीडिया पर यह लिख रहे हैं, कांग्रेस भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। राहुल गांधी ने अब तक भारतीय क्रिकेट टीम को खेल के मैदान में पाकिस्तान को हराने पर
बधाई नहीं दी है। जब पाकिस्तान पूरी तरह से घिर गया है, तब कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के खिलाफ खेल भावना की बात कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा भारत की बजाय पाकिस्तान का समर्थन क्यों करती है? कांग्रेस पाकिस्तान की बी टीम है क्या? ये सवाल है जो बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी की तरफ से उठाया जा रहा है। आगे वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और ऑपरेशन तिलक में कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तो जीत गई है टीम इंडिया, एशिया के किंग हम बन गए हैं, लेकिन इसको लेकर घरेलू राजनीति में अब एक नए सियासी वार पलटवार का यह सिलसिला शुरू हो गया है। छात्राओं के यौन शोषण का मामला, जिसमें स्वामी चैतन्यानंद जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसे इंस्टीट्यूट लेकर आई है अब पुलिस। आज सुबह चैतन्यानंद को उसी इंस्टीट्यूट में लाया गया है जहां छात्राओं के यौन शोषण पर उस पर आरोप लगा है। ग्राउंड फ्लोर पर बने टॉर्चर रूम में ले जाया गया है स्वामी चैतन्यानंद को। टॉर्चर रूम में छात्राओं को बुलाया करता था ये स्वामी चैतन्यानंद। करीब 30 से ज्यादा छात्राएं जिन्होंने इस स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ यौन शोषण की शिकायतें की थी, इनमें से कई छात्राएं ऐसी जिन्होंने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपने बयान दर्ज कराए थे। ये बाबा पहले फरार हो गया था और आखिरकार उत्तर प्रदेश आगरा से पुलिस इसे दबोचने में कामयाब हुई और अब इसका काला चिट्ठा, इसका काला सच, उसी से इसका सामना कराया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा सुशील से ही जान लेते हैं। सुशील, ये इंस्टीट्यूट में जो लेकर आई है पुलिस की टीम इस स्वामी चैतन्यानंद को, यहां लाने का मकसद क्या है? वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस जानना चाहेगी यहां इंस्टीट्यूट में लाकर इस बाबा को? जी देखिए, सीधे तौर पर जब कल रोमाना जी कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कई बातें कही गई। सबसे पहली बात ये कही गई कि वो इंस्टीट्यूट में जाकर इनको कन्फर्म करवाना बेहद ज़रूरी है, जहां पर ये सीसीटीवी लगाकर तमाम जो पीड़ित लड़कियां हैं उन पर नजरें रखते थे। तो उस दिशा में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बड़ा कदम उठाते हुए इंस्टीट्यूट लेकर स्वामी चैतन्यानंद को फिलहाल पुलिस पहुंची है और उन तमाम जगहों पर अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तमाम सीसीटीवी की जांच कर रही है, जहां पर तमाम कैमरे लगाए गए थे और चैतन्यानंद वहां से नजरें रखता था। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में कल एक और अहम बात कही गई, जिसमें यह बताया गया कि बाबा जब उस इंस्टीट्यूट में रहता था तो पीड़ित लड़कियों को गुड़गांव, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ ले जाने की बात करता था। तो दिल्ली पुलिस अब उन जगहों पर भी बाबा को लेकर जाना चाहती है। अभी तक की जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ के मुताबिक बार बार बाबा यही कह रहा है कि उसे कुछ याद नहीं है, उसे घबराहट हो रही है। उससे जब उसके आईपैड का पासवर्ड पूछा जाता है पुलिस के द्वारा तो वो बताता है कि उसे याद नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों की जांच के लिए अब पुलिस कहीं ना कहीं लगातार बाबा से पूछताछ कर रही है और उसी सिलसिले में बाबा को लेकर इंस्टीट्यूट पुलिस पहुंची थी और उसके बाद तमाम चीज़ों की जांच की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्टीट्यूट ही वो मेन सेंटर था जहां पर पीड़ितों पर लगातार ये बाबा नज़र रखता था सीसीटीवी लगाकर। और पुलिस की तरफ से कोर्ट में ये भी कहा गया कि बाथरूम में भी सीसीटीवी लगा हुआ था जहां से ये निगरानी करता था। सबसे बड़ी बात यह है कि फरारी के दौरान रोमाना जी 13 होटल बदल चुका था बाबा और ऐसे होटलों में ये रहता था जहां पर सीसीटीवी ना लगे हों। ज़्यादातर साधुओं के बीच में रहता था कि पुलिस इन्हें ट्रैक ना कर पाए, लेकिन वहां से भी बाबा लगातार इंस्टीट्यूट पर नजर रखता था कि वहां की गतिविधियां क्या हैं। दिल्ली पुलिस अब इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है कि फरारी के दौरान बाबा के साथ और कौन कौन लोग थे जो बाबा की मदद कर रहे थे। तो अब इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। अच्छा, जो फोन बरामद किया गया, सूत्र क्या बता रहे हैं? सुशील, सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या जांच में सहयोग कर रहा है ये बाबा? जी देखिए रोमाना जी, जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है और ये ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में भी कहा गया। और अभी भी जो जानकारी मिली है कि अभी जब सुबह उससे पूछताछ की जा रही थी तो वो बार बार ये कह रहा था कि उसको एंजाइटी अटैक हो रहा है, यानी कि उसको घबराहट हो रही है।
तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि बाबा कितना शातिर है। वो पुलिस का किसी भी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये जरूर है कि कहीं ना कहीं बाबा इस पूरे मामले को छुपाना चाहता है, लेकिन पुलिस लगातार इंटरोगेशन कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है। जो डीसीपी हैं, जो एसीपी हैं और एसएचओ हैं, वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं। कल कोर्ट में पुलिस ने ये कहा कि कुल 36 लड़कियों के बयान दर्ज किए गए थे, जिसमें 16 लड़कियों के बयान में ये सामने निकल कर आया है कि बाबा उन तमाम पीड़िताओं को गंदे मैसेज करता था, अश्लील मैसेज करता था, अपने पास बुलाता था, फेवर लेता था और उसके बदले उन्हें एजुकेशन में आगे बढ़ाने की बात करता था। तो इन तमाम चीजों से बाबा को कन्फ्रंट करवाना है और उसी दिशा में पुलिस अब आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को क्या पता चला? क्या ये बाबा रिपीटेड ऑफेंडर है और कहीं ना कहीं पहले जो मामले इस पर लगे आरोप, उसमें अपने रसूख का इस्तेमाल कर ही इससे बचने का रास्ता निकाला क्या? सुशील जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर इससे पहले जो एफआईआर दर्ज किया गया था मठ के द्वारा कि वहां पर फर्जी तरीके से ये मठ की तमाम जो प्रॉपर्टी है उसने 2 अकाउंट बनाए और उसके बाद वहां से कुछ पैसे निकाले। इन तमाम पहलुओं पर भी पुलिस आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मोलेस्टन जैसे गंभीर आरोप इसके ऊपर लगाए गए हैं और उन आरोपों को न बताने के लिए बाबा कहीं ना कहीं पुलिस की पूछताछ में सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहा है। पहले बोल रहा है कि या तो उसे घबराहट हो रही है या तो वो कह रहा है कि उसे कुछ याद नहीं है। तो सीधे तौर पर बाबा कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुशील। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट आएगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो देखिए कैसे पैतरे आजमाता हुआ ये बाबा नजर आ रहा है कि किसी तरीके से पुलिस के ये चंगुल से बच सके, अपने आप को ये इनोसेंट दिखाने की पूरी जुगत में लगा हुआ है। दिल्ली में आश्रम को अश्लीलता का अड्डा बनाने वाला यही आरोपी है चैतन्यानंद, जिसकी आगरा से दिल्ली पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तारी की। दिल्ली पुलिस ने आगरा के फर्स्ट ताजगंज होटल में रात 3:30 बजे छापा मारा, जहां से चैतन्यानंद सरस्वती गिरफ्तार हो गया। इसके बाद चैतन्यानंद को पुलिस दिल्ली के वसंतकुंज नॉर्थ थाने में लेकर आई, जहां उससे पूछताछ की गई। चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के साथ साथ करोड़ों की जमीन हड़पने का भी आरोप है। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। गिरफ्तारी के दौरान चैतन्यानंद सरस्वती के पास से 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड भी बरामद हुए हैं। एक विजिटिंग कार्ड यूनाइटेड नेशन का है, जिसके जरिए बाबा खुद को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट एम्बेसडर बताता था। दूसरा विजिटिंग कार्ड ऐसा है जिसके मुताबिक बाबा खुद को ब्रिक्स देशों के ज्वाइंट कमीशन का मेंबर बताता था। जांच में पता चला है कि 62 साल का चैतन्यानंद कभी मथुरा, कभी वृंदावन तो कभी आगरा में छिपकर रहता था और बार बार लोकेशन बदल रहा था। अब दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ गैर जमानती धारा भी जोड़ दी है। एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एशिया कप में भारत की जीत पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पोस्ट किया है, पाकिस्तान इस सजा का हकदार है। ये किरण रिजिजू कह रहे हैं। एशिया कप में भारत की जीत पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की ये प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर जो उन्होंने साझा की है, पाकिस्तान इस सजा का हकदार है। और जरा तस्वीर देखिए, वो कौन सी तस्वीर उन्होंने अपनी पोस्ट पे साझा की है, जिसमें हारिस रऊफ का विकेट लेने के बाद बूम बूम बुमराह वही एक्शन दोहराते हुए जो एक्शन मैदान पर हारिस रऊफ ने करके भारत को सुलगाने की कोशिश की थी। इसीलिए किरण रिजिजू लिख रहे हैं पाकिस्तान इस सजा का हकदार है। देखिए, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा कुरुक्षेत्र कैथल रोड पर तब हुआ जब तेज रफ्तार 2 गाड़ियां आमने सामने से टकरा गईं और टक्कर इतनी भीषण थी, इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं आप कि कैसा भयावह यह हादसा रहा होगा। जब टक्कर हुई तो इतनी जोरदार आवाज थी कि आसपास का पूरा इलाका कांप गया। सबसे पहले स्थानीय लोग फौरन मौके पर पहुंचे, दोनों कारों में सवार लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला, लेकिन तब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल और लोगों ने बिना वक्त गवाए उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। एसयूवी में कैथल जिले के पबनावा गांव के पूर्व सरपंच के भाई अपनी पत्नी, भाभी और एक रिश्तेदार के साथ अंबाला जा रहे थे, और जबकि जो दूसरी कार थी उसमें यमुनानगर के रहने वाले 6 लोग माता के दर्शन के लिए जा रहे थे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।